जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फॉर्म की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले पार्ट 1 के अंदर डॉक्टर साहब के साथ हमने डिस्कस किया था कि वहाने के जो मसाइल आते हैं वो क्या क्या हैं। सूजन, उसका एडिमा क्या चीज़ है, पानी भर जाना उसके अंदर कैसे है, और डॉक्टर साहब ने उसके दोनों हल आपको बताए कि उसमें अगर इंजेक्शन लगाना हो तो कौन सा लगाना है, और अगर आपने उसका देसी इलाज करना हो तो कौन सा इलाज करना है। वो पार्ट 1 के अंदर ये वीडियो जो पड़ी हुई है उसके ऊपर मौजूद है। ये जो पार्ट 2 है उसके अंदर डॉक्टर साहब से हम ये पूछेंगे कि सर अगर एक छोटा बड़ा जो थन हो जाता है वो एक चीज़ रह गई, और दूसरी चीज़ रह गई कि अगर उसके अंदर से खुदा ना खासा रेशा आने लग जाता है एक थन में से, या खून आने लग जाता है, तो उसके क्या इलाज हैं। इससे पहले कि डॉक्टर साहब शुरू करें, व्यूअर्स, डॉक्टर साहब हमेशा एक चीज़ पे बात करते हैं। वो कहते हैं कि यार एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और मेरे लिए भी हैरानगी की बात थी कि जब उन्होंने ऑर्डर के मसाइल मैंने सुने, उन्होंने कहा यार इसका ताल्लुक़ खुराक से है, तो मैं भी सोचने में मजबूर हो गया कि खुराक किस कदर ज़रूरी है। हालांकि नॉर्मली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अच्छा ऑर्डर ख़राब हो गया तो ये कोई ना कोई वो आ गया। ये ऑर्डर ख़राब होना या थनों का ख़राब होना इस बात की निशानदेही है, जो पहली वीडियो में डॉक्टर साहब ने बताया कि इस बात की निशानदेही है कि ये लाजमन आपकी फॉर्म मैनेजमेंट ख़राब है, और कोई ना कोई आपकी खुराक में या जानवर की मैनेजमेंट में मसला है जिस वजह से ये चीज़ आ रही है। जी डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह करें। जी, पहली चीज़ ओडीमा था जी। दूसरी चीज़ उसमें थी जो दूसरी तरह की सोजन है वो जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं या सोजन कह लें उसको, ठीक है। उसमें मैंने ये बताया था कि एक तो दर्द होता है, जानवर पेनफुल होती है, ठीक है। दूसरा उस पर सुर्खी होती है, रेडनेस होती है, ठीक है, और हार्डनेस होती है, सख्त होती है, ठीक है। ये तीन चीज़ें अगर हैं तो फिर ये इन्फ्लेमेशन है, एडिमा नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो फिर आपने अपनी अप्रोच चेंज करनी है, फिर आपने एडिमे की तरफ या वो पंच मेथड और वो साल्ट से वॉशिंग और ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। ठीक है। इन्फ्लेमेशन जो सोजन होती है वो हमेशा टिश्यू इंजरी की वजह से आती है। अंदर कोई टिश्यू इंसल्ट होती है, इंजर होता है, ज़ख्मी होता है, या कोई इन्फेक्शन हो अंदर, तो जैसे कोई जरासीम आ गया अंदर, उसने अंदर इन्फेक्शन पैदा की है, और उसके नतीजे में फिर सोजन होती है, ठीक है। इस सूरत में आपकी अप्रोच टोटली चेंज हो जाती है। फिर आपने सोजन को तो देखना ही देखना है, सोजन के साथ साथ उसकी वजह को भी आपने देखना है कि किस वजह से सोजन है, ठीक है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि थन के ऊपर किसी ने पाँव रख दिया, या अपने पाँव के नीचे आ गया थन, या किसी दूसरे जानवर ने रख दिया, या कोई भी मैकेनिकल वजह हुई, उसकी वजह से अंदर थन के अंदरूनी हिस्सा जो है वो ज़ख्मी हो गया, और उसकी वजह से सोजन हो गई, ठीक है। उसमें इंजरी ज़रूर है लेकिन इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। बाद में जाके अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते तो उसमें इन्फेक्शन भी आ जाती है, ठीक हो गया। या फिर ये होता है कि इंजरी नहीं है, इन्फेक्शन है, जरासीम चले गए अंदर, ठीक है, उन्होंने अंदर जाके जो है इन्फेक्शन पैदा की जिसकी वजह से सोजन आ गई, ठीक है, ठीक है। दोनों सूरतों में आपने क्या करना है, उसमें आपको एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ता है। एक एंटीबायोटिक देंगे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा जो आप करेंगे, जो उसकी सोजन है वो भी जो है थन को डैमेज करती है, जो प्रेशर है वो भी थन को डैमेज कर रहा होता है। आपने इन्फेक्शन के साथ साथ उस चीज़ को भी कंट्रोल करना होता है। तो इसमें जो वेटनेरियन की अप्रोच होती है ट्रीटमेंट में, वो एक तो एंटीबायोटिक का सहारा लेते हैं, दूसरा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी या सोजन को कम करने वाला टीका यूज़ करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो वो फिर टोटल आप इंजेक्टेबल्स या टीकों पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें आपको उसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। वजूहात में अमूमन जो मेस्टेटस है वो ज़मीन से लगने वाली बीमारी है, ठीक है। दो तरह की होती है, एक वो जो ज़मीन से थनों में जाती है, ठीक है, उसको हम असेंडिंग कहते हैं मेस्टेटस, और एक डिसेंडिंग होती है जो जिस्म से थनों में आती है, ठीक है। तो ये असेंडिंग जो ज़मीन से, और डिसेंडिंग जो ऊपर से जरासीम थन के सुराख के थ्रू जानवर के थन में चला जाता है, उसको हम असेंडिंग कहते हैं। एक वो होता है कि खुराक में कोई गंदी चीज़, टॉक्सिन चला गया या किस तरह की चीज़, उसने जाके हवाने में इन्फेक्शन की या सोजन की, वो उसको हम डिसेंडिंग मेस्टेटस कहते हैं, ठीक है। तो पहली क्लासिफिकेशन थी कि आप एडिमे और मेस्टेटस में फ़र्क करें, ठीक है। एडिमा की और अप्रोच है मेस्टेटस की होती है, जो आपने पार्ट 1 में बता दिया। वो फ़र्क कर लिया, तो फिर जब मेस्टेटस में आ गए, मेस्टेटस में भी फिर आपने देखना है कि
असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। अगर आपका फर्श साफ़ है, ज़मीन साफ़ सुथरी है, कोई मैनेजमेंट भी अच्छी है, नीचे से लगने के चांस नहीं है, तो दोबारा आप अपनी खुराक को रिव्यू करेंगे। आप जो उसको वंडा या जो उसको दाना खिला रहे हैं उसमें किसी में फफूंदी होगी या कोई क्लस्ट्रीडिया बैक्टीरिया होता है, वो अगर नमी ज़्यादा वो भी ग्रो कर जाता है। तो आपने अपनी खुराक को रिव्यू करना है, चेक करना है कहीं पे कोई गीली चीज़ या बदबूदार चीज़ या गली सड़ी चीज़ खा रहा है जानवर जिसकी वजह से वो गई है। ठीक है, तो उसको आप फीड में से कंट्रोल करेंगे। और अगर फीड आपकी ठीक है और फर्श गंदा है या फर्श से लग रही है तो फिर आप अपनी सफाई का ख्याल करेंगे। सबसे ज़्यादा मेस्टेटस की जो वजह है वो आपका फर्श होता है। ज़मीन या अगर आपकी जगह गीली रहती है, खुश्क नहीं होती या साफ़ नहीं आप करते, तो वहाँ से मेस्टेटस, सबसे ज़्यादा मेस्टेटस जो है वहाँ से लगती है आपको। ठीक है, तो थनों के जो मसाइल हैं वो ज़्यादातर आप ये कह रहे हैं कि वो ज़मीन गंदी होने से कहा कि इंतज़ामी फार्म के जो इंतज़ामी मामला, ठीक है, इंतज़ामी अमूर में आपकी खुराक भी आती है, आपकी सफाई भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिस मैनेज करेंगे कोई ना कोई चीज़ तो आप स्टेटस को चांस देंगे। ब्यूटीफुल। तो ये ऐसी बीमारी नहीं है, वबा नहीं है कि माहौल में आई और फैलती फैलती आपके जानवर तक पहुँच गई। ये आपके फार्म से ही लगती है और आपकी किसी कोताही की वजह से लगती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ठीक हो, मेस्टेटस के जो इंसिडेंट्स हैं वो कम होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। और जो तीसरी बात थी कि थन छोटे हो जाना, मेस्टेटस की वजह से जो अंदर का टिश्यू डैमेज हो गया है उसमें वो दोबारा रिपेयर नहीं होता। मेस्टेटस में जो दूध पैदा करने वाले खुलिये होते हैं, सेल होते हैं, उनकी इन्फेक्शन होती है। ठीक है, जब उनकी इन्फेक्शन होती है तो वो सेल डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। जितने सेल डेड हो गए हैं उन्होंने अब दूध नहीं बनाना और वो सेल दोबारा रिपेयर भी नहीं होते। बाकी जिस्म में ये होता है कि वो सेल दोबारा बन जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं। जैसे गोश्त का कोई पार्ट कट गया वो दोबारा भर जाता है। ठीक है, हवाने के जो सेल डैमेज हो जाते हैं वो दोबारा रिपेयर नहीं करते। उस सूए में नहीं करते, अगले सूए में जाके कुछ ना कुछ कर जाएं वो और बात है। ठीक है, लेकिन उस सूए में वो दोबारा रिपेयर नहीं करते। तो एक लिहाज से ये बीमारी इसलिए भी आम है कि अगर आपने जानवर से दूध लेना है और उसमें आपके मेस्टेटस आ जाती है तो वो अपना ठीक होने के बाद भी अपना नुकसान करती रहती है। जो दूध में कमी आती है वो फिर परमानेंट रहती है। ठीक है, तो अगर हवाने की एक साइड जो मुतासर हुई है, दूसरी नहीं हुई, तो वो एक साइड फिर कम हो जाएगी, थन छोटा हो जाएगा। ठीक है, एक उसके अलावा बाज़ जानवरों में जेनेटिकली या एक थन छोटा बड़ा होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, मामूली सा फ़र्क तकरीबन हर जानवर के थनों में होता है। उसको लोकल टर्मिनोलॉजी में नर मादी कहते हैं। ठीक है, वो एक नॉर्मल है, उसमें परेशानी की कोई बात नहीं होती। वो तकरीबन हर जानवर में, बहुत कम जानवर हैं जिनमें दोनों थन 100% बराबर हो। एक थन छोटा या बड़ा होता है एक हर जानवर में, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है ना वो उसकी रीज़न मेस्टेटस या हवाने की इन्फेक्शन होती है कि वो बैक्टीरिया या जरासीम अंदर जाके जो सेल्स को मार देता है वो दोबारा नहीं बनते। ठीक है, उसमें अगले सूबे पे जाके कुछ ना कुछ बन जाते हैं, लेकिन 100% 100% दोबारा वो वापस उसी अपनी असली हालत में नहीं आता। वो परमानेंट लॉस करता है, फॉर लाइफ लॉस करता है। ठीक है, मेस्टेटस इसलिए बहुत आम बीमारी होती है दूध वाले जानवरों के लिए कि आप जिंदगी भर के लिए उसका इतने % दूध कम कर देते हैं उस जानवर का। तो डॉक्टर साहब यहाँ मैं अगर एक ऐड कर दूँ, जी जी, तो अगर इसका मतलब है कि आप जानवर का ख्याल नहीं करेंगे, उसको गंदगी में रखेंगे, तो ये तो कुदरत की तरफ से सजा मिलेगी ना आपको फिर कि आपको दूध की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लेकिन आपके जानवर को भी मिलती है। ठीक है, बिल्कुल सही। मैनेजमेंटल डिजीज इसीलिए इसको कहते हैं कि आपकी कोताही की वजह से आती है। ब्यूटीफुल। तो इसमें ज्यादा बात मैं ट्रीटमेंट से ज्यादा मैं मेरा ख्याल है एहतियात पे करूँगा। ठीक है, एहतियात में ये है कि पहली चीज़ जो हमने बता दी कि फर्श को साफ करें। जो बैक्टीरिया या जरासीम आता है फर्श पे वो नमी की वजह से आता है। अगर आपके फर्श पे नमी कंट्रोल है, मॉइस्चर कंट्रोल है, आपका फर्श खुश्क है, तो मेस्टेटस को आप चांस नहीं देते, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी वजह मैंने जो फंगस बताई, टॉक्सिन की वजह से मेस्टेटस आती है। फंगस भी नमी की वजह से आती है। अगर आपके फार्म पे या आपकी खुराक में नमी का तनासब जो है वो 15% से कम है
तो आपके खुराक में भी फंगस ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है, फर्श पे नमी आएगी या खुराक पे नमी आएगी, दोनों सूरतों में रिजल्ट मेस्टेटस की सूरत में निकलेगा। ठीक है, आप सर्दियों में ये इशू ज़्यादा होता है कि फर्श खुश्क नहीं होते, जानवर ज़्यादा देर के लिए अंदर रहते हैं, और जो एनिमल डेंसिटी है जिसको हम कहते हैं कि कम स्पेस में ज़्यादा जानवर आप रखते हैं, तो ज़ाहिर है उनका फिर यूरिन भी ज़्यादा आता है, फिर उसको खुश्क होने का टाइम कम मिलता है, तो वो दिन ब दिन वो फर्श गीला होता जाता है आपका, तो वहाँ पे फिर आप अपॉर्चुनिटी देते हैं पैथोजेनिक या नुकसानदेह जरासीम को पैदा होने का। जब फर्श में पैदा हो गए तो आप उसको थन में जाने से नहीं रोक सकते, फिर वो आ जाता है थन में। ठीक है, तो फर्श खुश्क रखेंगे, थन में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक तो इसमें आप दो चीज़ें हो गई, एक तो आपने एनिमल डेंसिटी का ख्याल रखना है, थोड़ी जगह पे ज़्यादा जानवर घुसाते हैं आप ताकि कमरा गर्म हो जाए, टेम्परेचर तो आपने मेंटेन कर लिया, लेकिन उसके साथ दो नुकसान होते हैं। एक तो आप फर्श गीला कर रहे हैं, मेस्टेटस आएगी। ठीक है, वो इन्फेक्शन सिर्फ थनों में नहीं जाएगी, वो बच्चेदानी में भी जाती है, मेट्राइटिस भी आती है। ठीक है, उसमें जानवर के जो रिप्रोडक्शन है वो भी मुतासर होती है। ठीक है, मेस्टेटस भी काज करती, थनों में भी आती है, या फर्श गंदा है तो वो खुराक को भी कंटेमिनेट करेगी, मतलब वो फिर मसले ही मसले हैं। ठीक है, तो फर्श खुश्क करेंगे, एक तो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फर्श गीला हो जाएगा, दूसरा गैसेस जो प्रोड्यूस होते हैं इनके पेशाब से, छोटे पेशाब से और मींगनों से जो अमोनिया गैस पैदा होती है, वो इनके लंग्स को डैमेज करती है। वो सारी रात जो है कंटिन्यूस 10-15 मिनट या आधे घंटे का मसला नहीं है। ठीक है, वो लो कंसंट्रेशन भी है, 10-15 मिनट में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप 12 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे लगातार उस गैस को अपने फेफड़ों में लेके जाते हैं, तो अंदर जो फेफड़ों की लाइनिंग है वो ज़ख्मी हो जाती है। ठीक है, जब वो ज़ख्मी होती है तो जरासीम तो हर वक्त हवा में मौजूद होता है, आपके फार्म में मौजूद होता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि ज़ख्मी जो लाइनिंग है उसके ऊपर वो फ़ौरन से अटैक करता है, आपके जानवर में रेस्पिरेटरी मसले, खांसी के मसले, या आपके जानवर नमूनिया की तरफ भी चले जाते हैं। ठीक है, तो जो फार्म की वेंटिलेशन है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि एक बड़ी गलती जो सारे हम करते हैं कि अपने फार्म को बिल्कुल चारों तरफ से बंद करके इंक्यूबेटर बना देते हैं कि कोई हवा ना अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है। जब 8-10 घंटे जानवर उस इंक्यूबेटर में रहता है, उसके अंदर बेतहाशा जहरीली गैसें पैदा होती हैं, वो सारी जानवर सारा दिन जो है, सारी रात जो है अपने फेफड़ों में लेता रहता है, वो एक स्ट्रेस भी है और वो बीमारियों का सबब भी है। तो इसमें एक टोटका मैं ये बता दूं कि ये जो गैसेस होती हैं, अमोनिया इसमें होती है, अमोनिया हवा से हल्की गैस होती है। ये जो ही पैदा होती है तो ये रुकती नहीं, ऊपर चली जाती है, छत के साथ जाके लगती है। ठीक है, छत से लगती ये फिर इसकी कंसंट्रेशन नीचे बकरियों के लेवल तक आती है और फिर नीचे तक आती है। अगर आप बिल्कुल टॉप पे छत के साथ एक सुराख दे देते हैं ना, ठीक है, ये अमोनिया वहाँ से इसको बाहर निकलने का रास्ता मिलता रहता है। ठीक है, अब इसका इतना प्रेशर होता है कि उस एक सुराख से ये इतने प्रेशर से बाहर निकल रही होती है कि बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आ सकती, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर से बाहर ज़रूर जाती है, बाहर से अंदर नहीं आती। ठीक है, तो अगर आप छत के साथ 1 या 2 रोशनदान छोड़ देते हैं, खोल देते हैं, उसमें से हवा अंदर से बाहर आएगी, बाहर से अंदर नहीं आएगी, उसमें आप वरी ना करें कि इधर से सर्दी अंदर आएगी और ठंड लग जाएगी। एक तो वो वहाँ से हवा अंदर आएगी तो वो जानवरों के लेवल से काफ़ी ऊपर है, जानवरों के डायरेक्ट जिस्म पे वो नहीं लगती, डायरेक्ट हवा जो जिस्म पे लगती है वो बीमार करती है। ठीक है, दूसरा अंदर का प्रेशर बाहर से ज़्यादा होता है, तो वो अमोनिया जो है अंदर से बाहर निकलती रहती है, तो अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी मेंटेन रहता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी मसले भी नहीं आएंगे, मेस्टेटस भी नहीं आएगी, और उस वेंटिलेशन का फ़ायदा क्या होगा कि मॉइस्चर भी अंदर से उड़ता रहेगा और फर्श भी आपके खुश्क रहते हैं उससे। ठीक है, ये बात निकल गई उस तरफ हाउसिंग की तरफ। वापस मेस्टेटस पे आए, एहतियात मैंने आपको बता दी कि कहाँ से आती है। ठीक है, उस मसले को एड्रेस कर लें कि आपके मेस्टेटस के इंसिडेंस कम हो जाएंगे फार्म पे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जिन जानवरों में आ गई है मेस्टेटस, उस पे आपने क्या करना है। वो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब टीकों के अलावा कोई हल नहीं है। ठीक है, सोजन के लिए टीके अलग लगाएंगे, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया या इन्फेक्शन को मारने के लिए टीके अलग लगाएंगे। ये एक मुश्किल बीमारी है, इसको ट्रीट करना मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि एंटीबायोटिक थनों में बहुत सारी एंटीबायोटिक हैं जो नहीं पहुंच सकती। अल्लाह पाक ने ऐसा मैकेनिज़्म बनाया होता है दूध को फ़िल्टर करके थनों में लेके आने का, कि बीच में कई तरह के फ़िल्टर्स होते हैं। वो फ़िल्टर्स क्या करते हैं, जिस्म के बाकी जहरीले मादों को रोकने के साथ साथ वो एंटीबायोटिक को भी रोक लेते हैं। तो बहुत कम एंटीबायोटिक होती हैं जो उन फ़िल्टर्स को क्रॉस करके इन्फेक्शन वाली जगह तक पहुँचती हैं। ठीक है, तो
कुछ पहुंचती हैं, जो पहुंचती हैं वो बहुत कम मिकदार में पहुंचती हैं, ठीक है, और कुछ पहुंचती ही नहीं है। तो फिर ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है कि मेस्टेटस आ गई और एंटीबायोटिक से उसको हम 100% मार दें बैक्टीरिया को, वो नहीं मरता, वो बल्कि अपने आप को छुपा लेता है। उसको हम फिर कहते हैं कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गई, वो अलामतें ख़त्म हो जाती हैं लेकिन बैक्टीरिया अंदर ही है। अच्छा। दोबारा जब एंटीबायोटिक ख़त्म होगी उसको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जानवर स्ट्रेस में होगी, वो दोबारा उठ जाएगा। वो फिर बार बार होती रहेगी आपके जानवर में। तो आपका मतलब कहने का ये कि अगर एंटीबैक्टीरियल कोर्स करा भी दें तो चांसेस हैं इस बात के कि बैक्टीरिया जो है वो छुप जाएगा, छुप जाता है। पूरी एंटीबायोटिक पहुंचती नहीं, पूरी पहुंचे तो वो तो मर गया। हाँ। पूरी पहुंचती नहीं है, वो अपने आप को छुपा लेता है, ठीक है। ये जो जरासीम है ये बड़ी इंटेलिजेंट पॉपुलेशन है, बहुत है। जितनी तेजी से साइंस आगे जा रही है उससे ज्यादा तेजी से आगे जा रहे हैं। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गई। अब ये दवाइयाँ असर इसलिए नहीं करती कि वो एक चीज़ को वो पहचान लेता है कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है, वो अपने अंदर ऐसे मैकेनिज्म बना लेता है कि इन फ्यूचर मेरा इसके सामना हो तो मैं अपने आप को कैसे बचाना है, रेजिस्टेंस पैदा होती है, ठीक है। तो वो जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया या जो सब क्लिनिकल है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ठीक है। ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए है कि एक चीज़ तो आपकी आंखों के सामने आ गई, उसका तो आपने इलाज कर लिया, ठीक है। एक चीज़ आंखों के सामने ही नहीं आई, आप उससे बेखबर हैं, लाइलम है, तो लाइलमी में वो इतना नुकसान करती है अडर का कि फिर वो नुकसान ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ये अंदर बैठ के क्या करता है, अडर के सेल्स को, दूध पैदा करने वाले खुलियों को खाता रहता है, ठीक है। दिन ब दिन बड़े स्लो चलता है ये, लेकिन दिन ब दिन ये खुलिये खाता रहता है और वो खुलिये कम होते जाते हैं। सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि एक थन बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, कि अलामात भी कोई नहीं है, लेकिन एक थन छोटा होता जा रहा है दिन ब दिन, तो आप समझ लें कि अंदर बैक्टीरिया छुपा बैठा है, ठीक है, और वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कर रहा है जिसकी अलामात नहीं है। तो आपके जानवर को दोबारा एंटीबायोटिक चाहिए, ठीक है। इसमें आजकल जो मैं अप्रोच करता हूँ, टीके लगा के भी मसला हल नहीं होता, तो मैं दोनों अप्रोच करता हूँ। एक तो मैं हर्बल चीज़ें देता हूँ साथ, कड़वी चीज़ें हो गई, मिर्चें शिर्चें जो लोग खिलाते हैं, काली मिर्च का भी असर होता है, प्लस मैं एंटीबायोटिक भी देता हूँ टीके की सूरत में, और प्लस मैं एंटीबायोटिक देता हूँ जो इंट्रा मेमरी थन के अंदर चढ़ाते हैं। मैं दोनों सूरतों में देता हूँ ताकि उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है उस बैक्टीरिया तक पहुँचे और वो अंदर से मर जाए, ठीक है। लेकिन दूध, जब तक जानवर दूध दे रहा है, एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया तक 100% पहुंचाना नामुमकिन बात होती है, ठीक है। नीचे से जो आप एंटीबायोटिक चढ़ाते हैं उसका भी एक ड्रॉबैक ये होता है कि जो फ्लो होता है ना ऊपर से नीचे की तरफ होता है, इसमें नॉन रिटर्न वाल लगे होते हैं, ठीक है। तो नीचे से आप कुछ लिमिट तक चीज ऊपर भेज सकते हैं, आगे वो चीज रुक जाती है, नॉन रिटर्न वाल होते हैं, तो यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, ऊपर से ही नीचे आता है, एक ही सिमत में आता है, दूसरी सिमत में कुदरत का निजाम है। एंटीबायोटिक नीचे से जो आप देते हैं वो बड़ी मुश्किल से कुछ जगह तक पहुंचती है, मोस्टली जो अडर के अंदर वाले पार्ट हैं वो वहाँ तक फिर भी नहीं पहुँचती। उसके लिए एक तीसरी अप्रोच की जाती है, उसमें आप फिर उस बीमारी को तब टारगेट करें जब जानवर ने हवाना खुश्क किया है, ठीक है। जब जानवर आपका ड्राई हो गया, ठीक है, जब हवाना खुश्क हो गया, ड्राई हो गया है, जिन सेल्स के अंदर बैक्टीरिया छुप के बैठा हुआ था वो बॉडी के नेचुरल प्रोसेस की वजह से वो सेल डिजॉल्व हो गए हैं, अब उसके छुपने की जगह नहीं है, अब वो नेकेड है, अब वो एक्सपोज है, ठीक है। जब हवाना खुश्क है अब आप उसको एंटीबायोटिक दें, नीचे से दें या इंजेक्शन दें, वो समझे कि बिल्कुल अप्रोच में पड़ा हुआ है, किल हो जाएगा, ठीक है। एक तो इसको जरा थोड़ा सा हम हाईलाइट करते जाएं कि ये डिजीज है थन छोटे बड़े होने वाली, इसका इलाज उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव है जब उसका हवाना खुश्क हो गया, जब जानवर अपने प्रेगनेंसी के आखिरी फेज में होता है, ठीक है। दूध खुश्क कर लिया, हवाना भी उसका खुश्क हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया की छुपने की जगह कम में एक्सपोज है, ठीक है। अब उस टाइम उसको टारगेट करें, ठीक है। बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं मानते, कहते हैं कि जानवर अब ठीक है, हम क्यों इसको एंटीबायोटिक लगाएं, लेकिन वो जो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया जिसने पूरा सुबह आपको परेशान किए रखा, ठीक है, अब मौका है कि अब उसको आप ट्रीट करें, वरना हवाना कुछ दिनों बाद दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। उसके लिए फ्रेश न्यूट्रिशन और फ्रेश नई छुपने की जगह दोबारा आ गई, वो अगला पूरा सुबह भी आपके हाथ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ड्राई थेरापी कहते हैं, जैसे डेयरी में एक टर्म यूज होती है ड्राई काउ थेरापी, ठीक है, कि जब खुश्क हुई है उस टाइम आप चारों थनों में ट्यूबें चढ़ा दें, ठीक है। अब अंदर से इन्फेक्शन क्लीन होगी, या जो नया हवाना बनेगा उसमें वो बैक्टीरिया नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है,
इसके यहाँ हम उसको, ये बहुत लंबा टॉपिक है ये। हाँ। अभी समझे कि इसका 10% भी इसको हम नहीं टच कर सके, मेस्टेटिस बहुत लंबा टॉपिक है। तो अब हम पार्ट 3 पे कर लें इसको, या अभी इसको हम यहाँ क्या कहते हैं आप, ये इसको हम यहाँ, क्योंकि वो अब तक तो मैंने एहतियाती तदबीर बताई हैं, ट्रीटमेंट अभी तक नहीं बताई, तो ट्रीटमेंट पार्ट 3 पे चले जाएंगे। हाँ, को मैं कुछ बता देता हूँ मोटी-मोटी, जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये इन्फेक्शन ही है तो आपकी अप्रोच जो बंदा 19 मिनट सुन लिया है तो उसको इलाज भी उसको इलाज भी बता दें। हाँ ठीक है, पार्ट 3 बना, पार्ट 3 कर लेना। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ तक देखें, ये बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। ये चीज़ आपको बहुत कम मिलेगी, बीमारी होती कैसे है, उसकी वजह जड़ कैसे है। जब आप दिमाग में खुद इन चीज़ों को जानते हैं, सोचते हैं, तो आपको पता चलता है यार मैंने इलाज कैसे करना है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, इसलिए मैं कहता हूँ जब डॉक्टर साहब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि म्यूज़िक शुरू हो गया और ये 20 मिनट हो गया और हमें नहीं पता चला। तो ये हमें पता चल गया यार, ये एक्चुअली मेरे लिए भी ये आज इतनी डिटेल में, मेरे लिए भी बहुत सारी बातें नहीं थी कि एक्चुअली ये हवाने की बीमारी के मसाइल हैं कहाँ से और इसको ठीक करने का सही वक्त क्या है। अगली वीडियो पार्ट 3, क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई है, पार्ट 3 में हम बताएंगे कि यार इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ये देखने का, काफ़ी टाइम में आपने इसको देख लिया। अगली में फिर हम बताते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है पार्ट 3 के अंदर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पार्ट 3 में हम कंटिन्यू करते हैं।